दोस्तों 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ गई है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम्स के लिए 16 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है क्योंकि बहुत बदलाव हो रहे हैं। हम चालू करते सेशन को पहले इनकी नाखुशी दिखाते हुए। ये जो पीछे आप देख रहे हैं 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन नए हैं, डॉक्टर अरविंद पनगरिया। काफी नाराज थे। ये बोले कि देखो ऐसा फाइनेंस कमीशन गठित करने से पहले कम से कम आप इंफ्रास्ट्रक्चर, फंड्स और ऑफिसेस को तैयार कर लिया करो। करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन आप पहले कर लेते हो, कमिटी पहले बना लेते हो और जगह हमें मिलती नहीं है, फिर लेट होता है पढ़ाई में। तो काफी सीरियसली उन्होंने कहा है कि आगे से जब कमीशन बनाइए तो पहले से सारी व्यवस्था कर लीजिए। खैर हम इस मुद्दे पर आएंगे, पहले हम आपको बता दें 16 फाइनेंस कमीशन। अब आप 2-3 आर्टिकल हमसे सुन लीजिए और उसके बाद आप ये आकलन करिएगा कि मुझे प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है। इस पूरे सेशन में आपको ऐसे पॉइंटर्स मिलेंगे जो डायरेक्ट प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि जो हमारा ये फाइनेंस कमीशन बनता है, ये आर्टिकल 280 के तहत बनता है, जिसमें साफ लिखा है कि प्रेसिडेंट हर 5 साल में या फिर जब प्रेसिडेंट चाहे उससे पहले 5 साल के पहले भी फाइनेंस कमीशन का गठन कर सकते हैं। तो आर्टिकल 280 के तहत ये बनाया गया और ये था 16 फाइनेंस कमीशन, जिसका जो अवार्ड पीरियड होगा वो होगा 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031। मतलब 2026 अप्रैल जो आने वाला है और तब से लेकर 31 मार्च 2031 तक ये फाइनेंस कमीशन की चीजें, रिकमेंडेशंस लागू होंगी। आपको हम ये भी बता दें, यहाँ पे जिक्र किया गया कि फाइनेंस कमीशन का एक एक्ट है 1951 का, जिसको यूज करके प्रेसिडेंट ने इस फाइनेंस कमीशन का गठन किया है। हम आपको ये भी आर्टिकल्स के दौर में ही बताएंगे कि आखिर इन किन आर्टिकल्स का हमें सामना करना पड़ सकता है। पहला, आपने देखा आर्टिकल 280 इज यूज्ड हियर। दूसरा है आर्टिकल 270। बहुत गौर से सुनिएगा, 2-3 आर्टिकल हम आपको देंगे। आपने देखा आर्टिकल 280 जिसके तहत फाइनेंस कमीशन का गठन होता है। फिर आर्टिकल 270, इसके तहत क्या होता है, जो भी शेयरिंग होगा टैक्सेस का, जो भी डिविजिबल पूल में टैक्सेस जाएंगे, मतलब क्या है कि सेंटर के पास टैक्सेस आ रहे हैं, ये कैसे जाएंगे स्टेट्स तक, इसकी बात की जाती है आर्टिकल 270 में। और आर्टिकल 280 में जो फाइनेंस कमीशन गठित होता है, वो आर्टिकल 270 के दरमियान रिकमेंडेशन देता है कि कैसे शेयरिंग होगा टैक्सेस का सेंटर से स्टेट तक। दूसरा, एक आर्टिकल 275 आप पढ़ेंगे जिसमें लिखा हुआ है ग्रांट्स इन एड। मतलब कुछ राज्यों को कुछ देखते हुए कि इसको जरूरत ज्यादा है, कुछ ग्रांट दिया जाता है। वो ग्रांट इन एड आखिर किस प्रिंसिपल पे दिया जाए, ये भी आर्टिकल 280 के तहत बना हुआ फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करता है। हम आपके सामने एक और आर्टिकल रखते हैं, आर्टिकल 282, जिसके तहत आपको बता दें डिस्क्रिशनरी ग्रांट दिया जाता है राज्यों को, पर यहां पर फाइनेंस कमीशन का कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। अभी इस पे और विस्तृत चर्चा करते हैं, आपका 1-2 मिनट हमें और चाहिए होगा समझने के लिए इन आर्टिकल्स को। फिर से आर्टिकल 280, 270, 275 और आर्टिकल 282। खैर हम आपको बताना चाहेंगे, हर फाइनेंस कमीशन का एक टर्म ऑफ रेफरेंस होता है। टर्म ऑफ रेफरेंस हम 15 फाइनेंस कमीशन का ढूंढ रहे थे, काफी लंबा चौड़ा दिया था। मतलब जो संविधान में लिखा है वो तो दिया ही था, अलग से भी प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि इन चीजों पे भी आप वर्क करें। पर यहाँ पे जो टर्म ऑफ रेफरेंस है बिल्कुल वही है जो संविधान में लिखा हुआ है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इनको क्या क्या पढ़ना है, इनको कैसे शेयरिंग का फॉर्मूला देना है, सेंटर से स्टेट तक कितना पैसा आना है, स्टेट्स में कितना पैसा बंटना है और ग्रांट्स इन एड क्या होगा, सब ये बताएंगे। हम आपको ये भी बता दें कि डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत भी जो एक्ट हमने बना है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का, उसके तहत भी जो फंडिंग की बात की जा रही है, वहां पे भी फाइनेंस कमीशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना जाना है पैसा फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। आई वुड अगेन टेक योर अटेंशन टुवर्ड्स माई स्क्रीन फॉर अनदर 2 मिनट्स। समझिएगा, कोई भी जब पैसा सेंटर के बॉक्स से, सेंटर के तिजोरी से स्टेट की तरफ आता है, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन। डेवोल्यूशन का मतलब बांटना, वर्टिकल डेवोल्यूशन। और जब एक स्टेट में आए हुए तिजोरी से, मतलब स्टेट की यहाँ एक तिजोरी बनी होगी, उससे एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, चार राज्य, पांच राज्य, तमाम राज्यों को जो पैसा बटेगा,
वो किस आधार पर बटेगा, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। मतलब दोनों काम करेगी फाइनेंस कमीशन। सेंटर से कितना आएगा स्टेट के पास, और स्टेट से मतलब बाकी स्टेट में कितना बचेगा बटेगा, सारे राज्यों में कितना बटेगा, इस पे कौन वर्क करेगा, फाइनेंस कमीशन इसके लिए भी फॉर्मूला देगी। पर कौन सा टैक्स, सेंटर के पास टैक्स आता है सर, इनडायरेक्ट टैक्स वो ले रही है, जीएसटी वो ले रही है, कॉर्पोरेट टैक्स वो ले रही है, इनकम टैक्स वो ले रही है, सारा जो टैक्स जा रहा है सेंटर के पास उसका शेयरिंग होगा। आपको साफ बता दें, इस पूरे डिविजिबल पूल में से मतलब कौन सा पैसा जो बटने वाला है उसको हम बोले डिविजिबल पूल। उस डिविजिबल पूल में याद रखिएगा कि सेस को इंक्लूड नहीं किया जाता है, सरचार्ज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। और इस बार बहुत बड़ी डिमांड उठ रही थी फ्रॉम वेरियस स्टेट्स कि सेस और सरचार्ज को भी इंक्लूड किया जाए, पर उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। जो डिविजिबल पूल होता है उसमें सिर्फ टैक्सेशन की बात की जाती है, जो पैसा आता है सरकार के पास, सेस और सरचार्ज से जो पैसा आता है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। मतलब ये पैसा पूरा सेंटर अपने डिस्क्रिप्शन पे रखती है कि कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है। खैर, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन के बारे में हमने आपको बता दिया, डॉक्टर अरविंद पानगरिया इसके चेयरमैन थे। सेक्रेटरी श्री ऋत्विक रंजानम पांडे थे। मेंबर्स में बहुत लोग हैं, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। हमने आपको दिखाया कि कैसे ये नाराज थे। अब हम आपको कुछ बड़ी चीजें बताने वाले, बहुत गौर से सुनिएगा। 16 फाइनेंस कमीशन ने साफ इनकार कर दिया कि हम किसी भी डेटा पे ब्लाइंडली बिलीव नहीं करेंगे जो भी ब्यूरोक्रेसी सबमिट कर रही है, क्योंकि हमें पता आप एआई से डॉक्टर कर देते हो, हम नहीं मानेंगे। हम एफसी 16 ने डेटा पोर्टल अपना बनाया जहां पे स्टेट ने अपने डेटा सबमिट किए। ई ग्राम स्वराज को यूज किया रूरल लोकल बॉडी गवर्नमेंट डेटा निकालने के लिए। सिटी फाइनेंस पोर्टल जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स निकालती है उसको यूज किया। एनडीएमआईएस जो कि डिजास्टर एक्सपेंडिचर डेटा रखता है, ये हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाया है, उसको यूज किया। कैग के फाइनेंस अकाउंट को यूज किया, आरबीआई के स्टेट फाइनेंसेस को यूज किया और मॉस्पी के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के रिपोर्ट को यूज किया है। तब जाकर एक कंक्लूजन पे पहुंची है 16 फाइनेंस कमीशन। इसने साफ कर दिया कि हम 5 जवाब बस देंगे। पहला जवाब, हाउ टू शेयर डिविजिबल पूल बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, वर्टिकल डेवोल्यूशन, कि ये जो सेंटर के पास डिविजिबल पूल है इससे कैसे नीचे पैसा जाना है हम बताएंगे। स्टेट्स शेयर अमंग द स्टेट्स, कैसे डिवाइड करेंगे हम, कितने राज्य को कितना क्या पैसा मिलेगा वो। क्या प्रिंसिपल होंगे ग्रांट्स इन एड के। हाउ टू ऑगमेंट लोकल बॉडी फाइनेंस, लोकल बॉडी फाइनेंस को कैसे मजबूत किया जाए, लोकल बॉडीज को कैसे मजबूत किया जाए, और डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे फाइनेंस किया जाए। 5 क्वेश्चन का जवाब मिला हमें इस फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट से। आपको पहला एक चीज और बता दें, टैक्स डेवोल्यूशन आर्टिकल 270 में हो रहा था, फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। 275 में ग्रांट्स इन एड होता है, फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। आर्टिकल 282 में डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स हैं जिसको यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है, फाइनेंस कमीशन डिसाइड नहीं करती। पर फाइनेंस कमीशन देखती जरूर है कि जो आप डिस्क्रिशनरी ग्रांट दे रहे हो वो कितना है, तभी हम अपना रिकमेंडेशन फिर देते हैं। तो फाइनेंस कमीशन उसको स्टडी जरूर करेगी, हालांकि इससे लेना देना ऐसा कुछ है नहीं। अब मुद्दे की बात बता दें आपको, फाइनेंस कमीशन 11 की हम आपको बात बता रहे हैं सर। 11 में जो डिविजिबल पूल था वो 29.5% था शेयर का। मतलब इस पूरे डिविजिबल पूल में से 29.5% जाता स्टेट को, फाइनेंस कमीशन 11 के हिसाब से। फिर ये बढ़कर 30.5 हुआ, 32% हुआ। फाइनेंस कमीशन 14 ने आज तक का सबसे बड़ा जंप दिया था, 42% टोटल डिविजिबल पूल किया था। ये नंबर बढ़ता 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 बिल्कुल 42% आ चुका था यहाँ पर जब जम्मू कश्मीर का निर्माण किया जाता है यूनियन टेरिटरी के तौर पर, तब इसको वापस 41% करके बाकी का 1% दे दिया जाता है कि वहां यूनियन टेरिटरी को डेवलप करना है। तो ये फाइनेंस कमीशन 15 का वापस 41% हो गया था, 1% कम कर दिया था। पर जो बिगेस्ट जंप देखने को मिला वो था 42%। आप सीधे 32 से 42% पे आ गए थे। मतलब दिख रहा था कि राज्यों को पैसे की आवश्यकता पड़ रही है। आपको हम ये भी बता दें, टोटल ट्रांसफर पहले अगर सालों में आप देखेंगे, अर्ली डिकेड्स में अगर आप देखेंगे, तो जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसका महज 33% ही जाता था स्टेट्स के पास। अब ये नंबर बढ़ चुका है और ये नंबर 14 और 15 के फाइनेंस कमीशन के पीरियड को अगर हम देखें तो लगभग 55.8% तक ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो आ रहा है सेंटर के पास, वो राज्यों के साथ शेयर होता था। कुछ फाइनेंस कमीशन के रास्ते, कुछ ग्रांट इन एड के रास्ते, कुछ स्कीम्स के रास्ते शेयर होता था। मतलब मोर देन हाफ ऑफ द यूनियन टैक्स रेवेन्यू
गोज टू द स्टेट। अगर ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होगा कहना कि मोर देन हाफ ऑफ द यूनियन रेवेन्यू टैक्स विच इज द स्टेट विच द यूनियन इज कलेक्टिंग इज गोइंग टू द स्टेट्स। हैविंग सेड दिस, आई वुड ओनली गिव यू एक आइडिया हम आपको दे दें। आप इतनी ईमानदारी से अगर पढ़ रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं, 3 दिन का फ्री ट्रायल हो रहा है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सारा कंटेंट, सारा पीडीएफ, सारा नोट, सारा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब आपके लिए फ्री है 3 दिन के लिए। आज ही जुड़ जाइएगा। और हमारा एक रिवीजन टेस्ट सीरीज चल रहा है, ये 1999 में है, जो 2026 में देने वाले हैं। खूब क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, देकर जाइए टेस्ट, ताकि आप कॉन्फिडेंस में रहें। खैर, अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम पैसा कैसे बांटे, किस आधार पे बांटे। 16 फाइनेंस कमीशन ने एक बात तो तय कर दी कि जो हम बांटने वाले हैं टैक्स को सेंटर से स्टेट तक, वो 41% ही होगा। 41% ही होगा। स्टेट्स की डिमांड बहुत थी कि इसको बढ़ाया जाए, सेंटर का डिमांड थी कि कम किया जाए, पर सारे अप्रोच को देखते हुए, सारे लोगों को सुनते हुए फाइनेंस कमीशन इस नतीजे पे पहुंचा कि हम ऊपर से नीचे 41% ही देंगे। मतलब जितना ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू आ रहा है सेंटर के पास, उसका 41% ही हम नीचे की तरफ देंगे। सो ओनली 41% गोज एज वर्टिकल डेवोल्यूशन। ये 41% तय हो गया है कि इतना ही जाएगा। अब दूसरा सवाल, मतलब सोचिए 100 रुपया सेंटर के पास इकट्ठा हुआ, 41 रुपया वो बोली हम नीचे दे देंगे। ये सिर्फ फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन वाली बात है। बाकी और पैसा भी मिलता है, ग्रांटीनेट भी मिलता है आपको, अलग से जो आर्टिकल 282 के डिस्क्रिशनरी ग्रांट है वो भी मिलता है, सब है। पर यहाँ पर सिर्फ देखा जा रहा है अभी हम फाइनेंस कमीशन का 41% डिविजिबल पूल में से 41% स्टेट को देंगे। अब बाकी राज्यों में कैसे बांटा जाए, 41% तो आ गया, 41 रुपीज आके पड़ा है। अब किन राज्य को कितना रुपया दें ये भी तो देखना होगा। उसका एक फॉर्मूला दिया है इस बार, जो कि पिछली बार से बड़ा अलग है। गौर से सुनिएगा। जो क्राइटेरिया फॉलो की गई है वो ये है कि पॉपुलेशन 2011 के सेंसस का हम फॉलो कर रहे हैं। लेटेस्ट सेंसस जो अभी हमारे पास अवेलेबल है, इसको 17.5% का वेट दिया गया है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, इसको ऐड किया गया है और ये बोला गया है कि आपको 10% का वेट दे रहे हैं डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। एरिया को 10%, फॉरेस्ट को 10%, 42.5% पर कैपिटा जीएसडीपी डिस्टेंस बताते हैं क्या है, और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी आप 10% दे रहे हो, टोटल हो गया 100। इसको हम अपने स्क्रीन पे देखते हैं, आप बेहतर समझेंगे, आराम से देखिएगा। पहली बार कुछ चीजों को डाला गया है क्या। नंबर 1, 17.5% तो ले गया आपका पॉपुलेशन 2011 वाला। हम हर राज्य का वेटेज निकालेंगे बेस्ड अपॉन व्हाट, 17.5 उसका पॉपुलेशन का वेटेज हम दे रहे हैं। दूसरा, पर कैपिटा जीएसडीपी डिस्टेंस, ये क्या होता है, जीएसडीपी डिस्टेंस पर कैपिटा क्या होता है। यहां देखा जाता है बड़े राज्य और छोटे राज्यों में फर्क होता है। तो बड़े राज्यों को अलग कैटेगरी में रखते हैं, छोटे राज्यों को अलग कैटेगरी में रखते हैं। अब बड़े राज्यों का हमने एक बेंचमार्क बना दिया। मान लीजिए मेरा एक बेंचमार्क बन गया कि ये पर कैपिटा जीएसडीपी होना चाहिए बड़े राज्य का। मैं बात कर रहा हूं मान लीजिए उत्तर प्रदेश की, और मैंने देखा कि ये उत्तर प्रदेश का हालत जो है वो यहाँ पर है, यूपी का हालत यहाँ है, बेंचमार्क क्या है, तो ये क्या हो गया, गैप हो गया। दिस इज कॉल्ड एज गैप। तो हम 42.5% जो गैप दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि देखिए यूपी अभी यहाँ पे, इसका जीएसडीपी पर कैपिटा यहाँ होना चाहिए पर यहाँ पर, तो एक बहुत बड़ा गैप दिख रहा है मुझे। इस गैप को हम क्यों भरें, कैसे भरें, इसीलिए दिख रहा है कि जिस राज्य में गैप है उसके पास एवेन्यूज नहीं है, उसको और पैसा चाहिए होगा, उसके पास कमाने के एवेन्यूज नहीं है। दे वुड नीड मोर ऑफ मनी फॉर डेवलपमेंट, और इसीलिए यहाँ वेटेज जो है 42.5% है। लोअर पर कैपिटा इनकम दिखा रहा है और हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, पहली बार जो ऐड किया गया वो ये है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, आपके राज्य का कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी को। आपको बता दें, जो दक्षिणी राज्य हैं, सदर्न स्टेट्स है, वो यहाँ बाजी मार जाते हैं। तो सदर्न स्टेट्स को फायदा देने के लिए यहाँ पर लाया गया है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ये पहली बार लाया गया है, ब्रेक थ्रू इनोवेशन है, फर्स्ट टाइम एफिशिएंसी क्राइटेरियन लाया गया है कि आपका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसे मेरे जीडीपी को बढ़ाता है, यहाँ पे आपको हम इंसेंटिव देंगे। सदर्न स्टेट्स यहीं पर खुश हो रहे हैं। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 10% दिया गया है, मतलब आप कितना बेहतर खर्चा कर रहे हो पॉपुलेशन कंट्रोल करने में, एजुकेशन लाने में, हेल्थ लाने में, इसके लिए भी 10% वेट रखा गया है। एरिया आपकी कितनी है, इस पे 10% रखा गया है, और फॉरेस्ट के ऊपर आप कितना वर्क कर रहे हैं, 10% यहाँ पे भी रखा गया है। अब हम एक छोटा सा चेंज आपको दिखाना चाहेंगे। ये 16 फाइनेंस कमीशन का था, पर मैं लगातार 14th, 15th और 16th को अगर देखूं तो देखते हैं, यहाँ इनकम डिस्टेंस 50% था 14th में,
15th में इसको कम करके 45% किया गया। अब यहाँ पर इनकम डिस्टेंस का वर्ड बदलकर पर कैपिटा जीएसटीपी डिस्टेंस लगाया गया है 42.5%। मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा आपका एक पैरामीटर से कितना दूर है, उस गैप को हम 42.5% वेट दे रहे हैं। अगर आप 2014 फाइनेंस कमीशन की बात करें तो यहाँ पॉपुलेशन 1971 और 2011 दोनों को यूज करके लगभग दोनों को मिलाकर आपका 27.5% था। यहाँ पर पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो हमने 15% बस दिया था 2011 के सेंसस को। यहाँ पर पॉपुलेशन 2011 को हम 17.5% दे रहे हैं दिखाने के लिए। पिछली बार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ बढ़ा हुआ लगेगा आपको। उसका रीजन ये है कि पॉपुलेशन को भी हमें देखना होगा, जिस राज्य में ज्यादा पॉपुलेशन है वहां ज्यादा जरूरतें भी पड़ सकती हैं, तो ये देखने के लिए यहाँ दिया गया है। भाई कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी पहले नहीं था, ये 10% यहाँ पे ऐड किया गया नया। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की आप यहाँ बात नहीं कर सकते, आप यहाँ बात करेंगे जहाँ पे 12.5% दिया गया था, इसको कम करके 10% कर दिया गया है। एरिया सब में है 15% और यहाँ पे 10% कम किया गया है। यहाँ फॉरेस्ट कवर 7.5% है, या फॉरेस्ट इकोलॉजी 10% या फॉरेस्ट 10% है, सेम रहता है। तो हमारे जो क्राइटेरिया है, वो जो मेन एक डाला गया कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी जो नया डाला गया पहली बार, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पहले भी था, इसके पहले भी था, उसका हम थोड़ा कम कर दिए, 12.5 से 10 कर दिए हैं। एरिया जो 15 था उसको हम 10% कर दिए हैं। तो याद रखिएगा, हमने यहाँ पर जो नया इंट्रोड्यूस किया है वो है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। मतलब अब हर राज्य का एक फॉर्मूला आ चुका है, उस फॉर्मूले में सब सेट किया जाएगा और निकाला जाएगा कि हर राज्य को इस वेटेज के हिसाब से कितना पैसा मिलेगा। मतलब अगर अब हम एक कंपेयर करें, आपको बड़े कंपैरिजन में दिखाएं, तो जो फायदा हो रहा है यहाँ पर कर्नाटका को बहुत फायदा हो रहा है, केरला को फायदा हो रहा है, गुजरात को फायदा हो रहा है, हरियाणा का हो रहा है, पंजाब को हो रहा है। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप इन दोनों की बात कर रहे हैं, दे हैव अर्नड इट बिकॉज डेमोग्राफी पे वर्क किया है, दे कंट्रीब्यूट टू जीडीपी, दे आर डूइंग वेल। अगर आप बिगेस्ट लूजर्स की समय बात करें तो मध्य प्रदेश का कम हुआ है, उत्तर प्रदेश का कम हुआ है, वेस्ट बंगाल का कम हुआ है, बिहार का कम हुआ है, उड़ीसा का कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इतना नहीं मिलेगा, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पे बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनका नंबर कटता है, इनका नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम एक छोटा सा और आपको कॉलम दिखाएंगे, इसमें आप परेशान नहीं होंगे। मध्य प्रदेश को लगभग 7.3% का शेयर मिलेगा। अगर आप इसमें पहले में चेक करें, 15 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश को 7.89 था, कम हो गया है 7.34%। केरला पे चलते हैं, 2.38% मिलता था और अगर आप यहाँ पे केरला निकालें तो आपको दिख जाएगा 1.94 से बढ़ गया है 2.38%। एक काम करते तमिलनाडु को पकड़ते हैं जो 4.097% इस बार देख रहा था। इसके पहले अगर आप देखेंगे तमिलनाडु को तो आपको दिख जाएगा 4.9 इस समय है, 4.09 है, अभी आपका 4.19 था। इसका कम होता दिख रहा है और स्वाभाविक सा बात है कि नाराजगी भी उनकी अब दिखने वाली है बहुत जल्दी। पर केरला को फायदा हुआ है। कर्नाटका अगर आप इसमें ढूंढ पाए, 3.65 था कर्नाटका यहाँ पर, और यहाँ पे अगर आप कर्नाटका को ढूंढें, वी हैव गॉट कर्नाटका का 4.13 और यहाँ पे कर्नाटका था आपका 3.65। एक बहुत बड़ा जंप दिख रहा है। तमिलनाडु को शायद उतना फायदा नहीं हुआ है, पर केरला को, कर्नाटका को, गुजरात को फायदा मिला है। और शायद इसी बात का सदर्न स्टेट्स में एक कुछ लोग खुश होंगे कि चलिए हमारी बात सुनी गई, हमें कुछ ज्यादा दिया गया क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे थे। वी आर नॉट बीइंग पीनलाइज्ड नाउ। इनको फील ये आ रहा था कि आप पॉपुलेशन को एक आधार बस बना देते हो तो उत्तर प्रदेश और बिहार और बाकी के राज्य जहां पे अच्छा पॉपुलेशन है वो बाजी मार जाते हैं। पर इस बार इनको खुश करने के लिए और एक लॉजिकल एनालिसिस देने के लिए कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी भी रखा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट रहा है। नाउ कमिंग टू डायरेक्ट प्रीलिम्स क्वेश्चन, और सुन लीजिएगा, वहां से तो बनेगा ही, और सुनिएगा। लोकल बॉडीज का ब्रूटैलिटी चेक किया इन्होंने, बोला पता है आपको कि इनका ओन सोर्स रेवेन्यू जो है ना बस 0.4% ऑफ जीडीपी है। मतलब बोला लोकल बॉडीज तो कर ही क्या रही है, 0.4% ऑफ जीडीपी तो इनका टोटल ओन सोर्स रेवेन्यू है। तो पूछा गया कि फाइनेंस कमीशन आप डायरेक्टली क्यों नहीं स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा गैप फिलिंग कर दे रहे हो, तो इन्होंने बोला नहीं, फाइनेंस कमीशन अगर ये करेगा तो गलत इंसेंटिव लगेगा और ये हो सकता है कि फिर स्टेट्स जानबूझकर लोकल बॉडीज को फंड नहीं करेंगे, इसीलिए हम इनको डायरेक्टली आर्गुमेंट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बहुत बड़ा प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एकदम सुन लीजिएगा। इन्होंने साफ किया कि स्टेट को हम उनके लोकल बॉडी परफॉर्मेंस ग्रांट
तभी देंगे जब ईयर टी में हम तब उनको ग्रांट देंगे, मतलब मान लीजिए हम 2027 में उनको तब ग्रांट देंगे जब 2026 में स्टेट लोकल बॉडीज को would have transferred local bodies more than 20% of the previous finance commission basic grant from its own funds. मतलब जो भी बेसिक ग्रांट दिया होगा फाइनेंस कमीशन ने लोकल बॉडीज को, उसका 20 या 20 से ज्यादा प्रतिशत अगर स्टेट अपनी तिजोरी से देता है लोकल बॉडी को, तभी फाइनेंस कमीशन, तभी स्टेट आपका फाइनेंस कमीशन से 2027 में ग्रांट लेने के लायक होगा, हकदार होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब है आप पीनलाइज करें उन स्टेट्स को जो फंड नहीं करते लोकल बॉडीज को, तो मतलब स्टेट्स अब फंड करने लगेंगे लोकल बॉडीज को। दैट मनी गोज टू परफॉर्मिंग लोकल बॉडीज। अब भाई अगर आप फेल हो गए तब क्या होगा? तो जो लोकल बॉडीज परफॉर्म कर रही है उस राज्य में हम उसको देने की कोशिश करेंगे, स्टेट को नहीं देंगे, डायरेक्ट लोकल बॉडी को देंगे, या फिर हम बाकी परफॉर्मिंग स्टेट्स में शेयर कर देंगे। अब लगेगी आग और मचेगा तांडव। अब लोग बोलेंगे नहीं भैया लोकल बॉडीज को पैसा दिया जाए। और सुनिएगा, डिजास्टर रिस्क इंडेक्स की हम आपको बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि बहुत बड़ा मिस यूटिलाइजेशन आपकी। हम आपको पहले एक फैक्ट दिखा देते हैं, सुनिएगा। बहुत फाइनेंस कमीशन ने ढूंढा कि पता है आपको, रेस्पॉन्स रिलीफ का 27,000 करोड़ है, आप यूज कितना कर रहे हो? 14,000 करोड़। रिकवरी कंस्ट्रक्शन का 20,000 पड़ा, आप 818 करोड़ यूज करो। मतलब व्हाट आर यू डूइंग? यू हैव अंडर यूटिलाइज द फंड्स। व्हाट इज दिस? 1,000 करोड़ रुपया रिसेटलमेंट के लिए दिया था आपने, एक पैसा इसको रिलीज नहीं किया है। प्रिपेयर्डनेस कैपेसिटी का 6846 से आप इसका पैसा यूज नहीं कर रहे हो। तो मतलब साफ कर दिया कि आप इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। क्या किया जाए? बहुत अच्छा केस फाइनेंस कमीशन ने बोला हम डिजास्टर रिस्क इंडेक्स लेकर आ रहे हैं, हजार्ड एक्सपोजर और वल्नरेबिलिटी को हम जोड़ेंगे, और बहुत सारे डिजास्टर्स हजार्ड के लिस्ट में डाल दिया है। बेटर डेटा सेट्स यूज करेंगे, पास्ट डिजास्टर एक्सपेंडिचर को इंडिकेटर के तौर पे लेंगे, और हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी के तौर पे काम करेंगे, और हम कैपेसिटी गैप स्टडी करवाएंगे। अब हम डीआरआई के हिसाब से इंडेक्स बनाएंगे और पैसा देंगे। हम आपका मिस एलोकेशन देख चुके हैं, आपने एलोकेट ज्यादा किया है, यूज नहीं किया है। अब हम डीआरआई के हिसाब से करेंगे, डिजास्टर रिस्क इंडेक्स के कारण इसके मद्देनजर अब हम करेंगे। ठीक है, तो क्या डिजास्टर रिस्क इंडेक्स में आप देख सकते हैं, हजार्ड इंटू एक्सपोजर इंटू वल्नरेबिलिटी। इसके आधार पे हम निकालेंगे किसको कितना पैसा दिया जाना चाहिए। खैर, इस फाइनेंस कमीशन ने यह भी बोला कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत हाई है अभी भी, कैपिटल एक्सपेंडिचर धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। कमिटेड एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो बिल्कुल मैंडेटरी होता है, जैसे सैलरी हो गई, कोई कमिटमेंट हो गया, तो जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है वो बहुत डेंजरस राइज कर रहा था, अब जाके धीरे धीरे स्टेबिलाईज कर रहा है। हम आपको इसका फैक्ट दे दें, ये पहले 7% ऑफ जीडीपी था, अब कम होकर ये हो गया है 6.9% ऑफ जीडीपी। ये एक बहुत बड़ा प्रीलिम्स का हम आपको फैक्ट दे रहे हैं। कमिटेड एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज कमिटेड, मैंडेटरी, ये देना ही देना है। पहले 7% जीडीपी का था, 6.9% हो गया ऑफ द जीडीपी। इंडिया का सबसे बड़ा फिस्कल स्ट्रेस क्या है? सब्सिडीज, पावर सेक्टर, पेंशन, इंटरेस्ट बर्डन। नॉट फ्रॉम सैलरीज एनी मोर। सैलरीज अब बर्डन नहीं है। बर्डन क्या है? सब्सिडी, पावर सेक्टर, पेंशन और इंटरेस्ट बर्डन। ये 4 बर्डन है। सैलरीज आर नॉट बर्डन एनी मोर। तो बहुत अच्छी चीजें यहां से निकल कर आ रही हैं। एक और फैक्ट दिया कि डिसइन्वेस्टमेंट इतना बड़ा फेलियर है गवर्नमेंट का, क्या बताया जाए। एक टेबल उन्होंने दिया जिसमें हमने देखा कि एक्चुअल डिसइन्वेस्टमेंट जो आप दिखा रहे हो वो हमेशा ही लेस है देन योर बजट एस्टिमेट्स। जो एक्चुअल डिसइन्वेस्टमेंट आप दिखा रहे हो ना कि इतना ही कर पाए, बजट एस्टिमेट में तो आप हाँक दे रहे हो कि हम इतना बड़ा-बड़ा कर रहे हैं, पर एक्चुअल डिसइन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रहा है। इसका मतलब है बजट ओवर एस्टिमेट करते हैं पहले रिसीट को, जैसे बजट में दिखा देंगे कि हम इतना कमा लेंगे डिसइन्वेस्ट करके, वो ओवर एस्टिमेट करते हैं। इससे आप जब अचीव नहीं हो पाता है तो आप बोरो करने जाते हैं। ये क्रेडिबिलिटी का इश्यू दिखा रहा है बहुत बड़ा। तो पूरे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को हमने आपके सामने उस अवतार में रखा है जहां क्वेश्चन बनना तय है, इसके बाहर कुछ नहीं बनेगा। आप बस इसको पढ़ लीजिए, और 3 दिन का हमारा फ्री ट्रायल हो रहा है, जुड़कर देखिए, आपको फायदा लगेगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और नीचे कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको। आपका हर एक शेयर उस एस्पिरेंट तक इस चीज को पहुंचाता है जो ईमानदारी से कंटेंट चाहता है। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय।